आपकी वो संपत्तियां जिन पर आपको सबसे ज्यादा गर्व है, शायद वही आपको कंगाल बना रही हैं, जबकि आप सिर्फ ज्यादा कमाने पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। ये 12 वित्तीय जाल हर दिन चुपचाप आपकी दौलत खत्म करते जा रहे हैं। ये उपलब्धियों का मुखौटा पहने होते हैं, लेकिन असल में ये पंखों के भेष में छिपे हुए लंगर, एंकर हैं। अमीर लोग सिर्फ अलग तरीके से कमाते ही नहीं, बल्कि वे अलग तरीके से खरीदारी भी करते हैं। वॉरेन बफे, जिनकी संपत्ति $100 अरब से भी ज्यादा है, दशकों से अपने उसी साधारण से घर में रहने के बावजूद इसे सीधे शब्दों में कहते हैं। सफल लोगों और वास्तव में सफल लोगों के बीच अंतर यह है कि वास्तव में सफल लोग लगभग हर चीज को ना कहते हैं। उनकी दौलत सिर्फ स्मार्ट निवेशों से ही नहीं, बल्कि इन्हीं वित्तीय गलतियों से बचकर बढ़ी है। ये 12 दौलत के दुश्मन सिर्फ बुरी खरीदारी नहीं है, बल्कि ये मध्यम वर्ग और सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता के बीच की अनदेखी दीवार है। आखिर ये कुछ तो आपको सबसे ज्यादा चौंका देंगे, क्योंकि उन्हें अक्सर उन्हीं उद्योगों द्वारा स्मार्ट वित्तीय कदम बताकर बेचा जाता है जो आपकी वित्तीय स्थिरताहीनता से मुनाफा कमा रहे हैं। ये हैं वो 12 सबसे बुरी संपत्तियां जो आपको गरीब बनाए रखती हैं। चलिए जानते हैं कि आपको इनसे हर कीमत पर क्यों बचना चाहिए। पहली सबसे बुरी संपत्ति, घर के रेनोवेशन का पैसों का गड्ढा। वो किचन का रेनोवेशन जिस पर आपको इतना गर्व है, हो सकता है वो चुपचाप आपकी दौलत खत्म कर रहा हो। नए काउंटर टॉप, कस्टम कैबिनेट, अपडेटेड बाथरूम, ये सब दिखने में तो शानदार लगते हैं, लेकिन रेनोवेशन में लगा ज्यादातर पैसा हवा में गायब हो जाता है। वो रुपए 60 लाख का किचन शायद आपके घर की कीमत में रुपए 30 लाख ही जोड़ेगा, अगर आप भाग्यशाली रहे तो। बाकी आधा तो हमेशा के लिए गया। ये जाल और भी बदतर हो जाता है, क्योंकि रेनोवेशन की लत लग जाती है। एक बार जब आप एक कमरा अपग्रेड करते हैं, तो बाकी कमरे अचानक फीके लगने लगते हैं। इससे पहले कि आपको पता चले, आप एक महंगे चक्कर में फंस जाते हैं। रेनोवेट करो, थोड़े समय के लिए आनंद लो, फिर कुछ और देखो जिसे अपडेट करने की जरूरत है, और यही दोहराते रहो। इस सब के दौरान आपके निवेश खाते धूल फांकते रहते हैं। माइक को ही लीजिए, जिसने 5 सालों में रेनोवेशन पर 1,50,00,000 खर्च कर दिए। जब उसने आखिरकार एक गर्म बाजार में घर बेचा, तो उसे सिर्फ 70 लाख ही वापस मिले। वही पैसा अगर किसी इंडेक्स फंड में लगा होता तो 2,01,00,000 से भी ज्यादा हो सकता था। यही है असली कीमत, जो वो टीवी शो कभी नहीं बताते। सबसे समझदार गृहस्वामी रखरखाव और लग्जरी अपग्रेड के बीच का अंतर समझते हैं। छत ठीक करवाएं, खराब हो रही भट्टी को अपडेट करें, लेकिन 25 लाख रुपए की इंपोर्टेड टाइल लगवाने से पहले 2 बार सोचें, जिसे आपके अलावा कोई और सराहने वाला नहीं है। खुद से पूछिए, क्या यह रेनोवेशन वास्तव में मेरी जेब में पैसा वापस डालेगा? अगर नहीं, तो वो रेनोवेशन बजट शायद कहीं और निवेश करना बेहतर होगा। लेकिन उन चीजों की बात करें जो चुपचाप आपकी दौलत खत्म कर रही हैं। तो क्या आपने हाल ही में अपने गैरेज में झांका है? दूसरी सबसे बुरी संपत्ति, आपका बस कभी काम आ जाएगा वाले सामान का पहाड़। अपने गैरेज या बेसमेंट में जाकर गिनिए कि आपने कितनी ऐसी चीजें खरीदी हैं जिन्होंने 1 साल से ज्यादा समय से दिन का उजाला नहीं देखा है। औजार जो अभी भी पैकिंग में हैं, बैकअप गैजेट्स, एक्सरसाइज के उपकरण जो अब कपड़े टांगने के काम आ रहे हैं, त्योहारी सजावटें, यह सब मिलाकर हजारों लाखों रुपए का सामान बस यूं ही पड़ा पड़ा अपनी कीमत खो रहा है। हम इसे बस कभी काम आ जाएगा वाली खरीदारी कहते हैं, लेकिन असल में यह कबाड़ में फंसा हुआ कैश है। एक औसत भारतीय घर में लाखों चीजें होती हैं। हर खरीदारी वाजिब लगती थी। यहां 4,000 रुपए की टॉर्च, वहां 9,000 रुपए का किचन गैजेट, 1.2 लाख रुपए का ट्रेडमिल, जो अब एक महंगा कोट रैक बना हुआ है। इन सब को जमा करके देखिए, आपके पास संभावित रूप से 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का सामान धूल फांक रहा है, बजाय इसके कि वह चक्रवृद्धि ब्याज कमाए। इसका समाधान जटिल नहीं है। खरीदना बंद करें, बेचना शुरू करें। इस हफ्ते फेसबुक मार्केटप्लेस या OLX पर 10 चीजें लिस्ट करें। मेरे एक क्लाइंट ने 1 महीने में अपना गैरेज साफ किया और लगभग 3,88,000 रुपए जमा कर लिए। एक रॉथ IRA
योगदान को पूरी तरह से फंड करने के लिए काफी। आपका भविष्य का स्व आपको धन्यवाद देगा, जबकि दूसरे लोग अपने गैरेज को घटती कीमत वाले कबाड़ से भरते रहेंगे। लेकिन भौतिक कबाड़ से भी ज्यादा खतरनाक कुछ है। यह वह वित्तीय खून बहना है जो तब होता है जब भावना तर्क पर हावी हो जाती है। तीसरी सबसे बुरी संपत्ति, बिना किसी सीमा के वित्तीय मदद। चलिए पैसे की सबसे असहज बातचीत का सामना करते हैं। उन लोगों को ना कहना जिनकी आप परवाह करते हैं, चाहे वह आपका चचेरा भाई हो जिसे बस इस बार किराए की जरूरत हो, या कोई दोस्त जो बिलों में पीछे हो। यह हमेशा अस्थायी लगता है, जब तक कि यह एक ऐसा पैटर्न न बन जाए जो आपके वित्तीय भविष्य को खत्म कर दे। जब आप अपराध बोध में आकर बिना किसी सीमा के देते हैं, तो आप मदद नहीं कर रहे होते, आप बस अपने भविष्य की दौलत को किसी और की अल्पकालिक समस्या में स्थानांतरित कर रहे होते हैं। यह पैटर्न प्रेडिक्टेबल है। आप एक बार मदद करते हैं, फिर दोबारा, फिर वे इसकी उम्मीद करने लगते हैं और आप मन ही मन कोरने लगते हैं। यह समर्थन नहीं, यह वित्तीय तोड़फोड़ है। मेरे एक क्लाइंट रॉबर्ट ने अपने भाई को 3 साल तक छोटे छोटे कर्ज दिए। जब हमने इसे जोड़ा तो यह 23 लाख से ज्यादा था, एक किराए की संपत्ति पर डाउन पेमेंट के लिए पर्याप्त, जो दशकों तक वास्तविक आय उत्पन्न कर सकती थी। एक निश्चित मासिक उदारता बजट निर्धारित करें, ठीक किसी अन्य श्रेणी की तरह। जब वह खत्म हो जाए तो बस खत्म। कभी कभी सबसे अच्छी मदद पैसा नहीं होती, बल्कि जवाबदेही, संपर्क या कौशल होते हैं। एक और चेक लिखने के बजाय उनके रिज्यूमे की समीक्षा करने या बजट बनाने में मदद करने की पेशकश करें। आप उन्हें बार बार अपना तालाब खाली करने के बजाय मछली पकड़ना सिखा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप अपनी जिंदगी में इनमें से कुछ वित्तीय गलतियों को पहचान पा रहे हैं? अगर यह जानकारी आपके लिए मूल्यवान है तो कमेंट में यह सोना है, दिस इज गोल्ड लिखें। आपकी सच्ची प्रतिक्रिया मुझे ऐसी जानकारी लाने में मदद करती है जो वास्तव में आपकी वित्तीय स्थिति को बदल सकती है। मेरे चैनल प्रो बफेट HQ को सब्सक्राइब करना न भूलें। कर दिया? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन परिवार ही एकमात्र ऐसा रिश्ता नहीं है जो आपकी दौलत खत्म कर रहा हो। आपकी ड्राइववे में एक और महंगा रिश्ता बैठा है। चौथी सबसे बुरी संपत्ति, आपकी स्टेटस सिंबल कार। वह चमचमाती BMW जिसमें लेदर सीट्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अगर वह लीज पर है, फाइनेंस की हुई है या आपके बजट को खींच रही है, तो यह कोई इनाम नहीं है। यह एक महंगा दिखावा है जिसे आप उन लोगों को प्रभावित करने के लिए पहन रहे हैं जिन्हें आपकी वित्तीय सेहत की कोई परवाह नहीं है। कार कंपनियां वाहन नहीं बेचती, वे पहचान बेचती हैं। इसीलिए एक टोयोटा और एक लेक्सस एक ही प्लेटफॉर्म साझा कर सकती हैं, जबकि एक की कीमत दूसरी से 20 लाख रुपए ज्यादा होती है। आप बैच के लिए भुगतान कर रहे हैं, बेहतर परिवहन के लिए नहीं। इस बीच वह पहचान आपको हर महीने 7 से 80 हजार किश्तों में ज्यादा बीमा और रखरखाव में खर्च करवाती है। 5 सालों में यह एक घटती कीमत वाली संपत्ति पर 60 लाख से ज्यादा का खर्च है। सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर असली करोड़पति मामूली, भरोसेमंद कारें चलाते हैं। वे अक्सर थोड़ी पुरानी, यूज्ड कारें खरीदते हैं। वे समझते हैं कि परिवहन एक उपयोगिता है, स्टेटस सिंबल नहीं। चलिए हिसाब लगाते हैं। नई लग्जरी कार के बजाय 3 साल पुरानी टोयोटा चुनें, जिससे हर महीने 50,000 रुपये की बचत हो। उस अंतर को 8% पर 20 साल के लिए निवेश करें और आपके पास अतिरिक्त 2,94,94,000 रुपये होंगे। यही आपकी लग्जरी कार की असली कीमत है। सिर्फ स्टिकर प्राइस नहीं, बल्कि वह सारी भविष्य की दौलत भी जिसे वह बनने से रोकती है। लेकिन जितनी खतरनाक कारें आपके वित्त के लिए हैं, उससे भी कहीं ज्यादा कपटी चीज सादे लिबास में छिपी हुई है। 5वीं सबसे बुरी संपत्ति, घर अमीर, कैश गरीब होना। कागजों पर तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, 5 करोड़ की होम इक्विटी, अच्छा पड़ोस, लेकिन आप हर महीने पैसे को लेकर तनाव में हैं। यही है घर अमीर और कैश गरीब होना, वित्तीय स्वतंत्रता का मूक हत्यारा। आपकी नेट वर्थ प्रभावशाली दिखती है, लेकिन आप अभी भी प्रॉपर्टी टैक्स, HOF फीस, यूटिलिटीज, रखरखाव
और उस मॉर्गेज को कवर करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिसे आपने सिर्फ रेनोवेशन के लिए रीफाइनेंस करवाया था। आपकी दौलत एक ऐसे घर में फंसी है जिसे आप खर्च नहीं कर सकते, जिसे आप जल्दी बेच नहीं सकते और जो हर साल जितना देता है उससे ज्यादा खर्च करवाता है। हम में से कई लोग खुद को सफल महसूस कराने के लिए ज्यादा बड़े घर खरीद लेते हैं, लेकिन एक निश्चित बिंदु पर ज्यादा जगह आराम नहीं बल्कि एक वित्तीय जेल बन जाती है। मैंने अनगिनत पेशेवरों को खूबसूरत घरों में देखा है जो क्रेडिट कार्ड का सहारा लिए बिना 2 लाख रुपए की इमरजेंसी का भी सामना नहीं कर सकते। अगर आपका घर 5 करोड़ रुपए का है लेकिन आप बिना तनाव के 1 लाख रुपए की इमरजेंसी भी नहीं झेल सकते, तो आप अमीर नहीं हैं, आप बस महंगी दीवारों में फंसे हुए हैं। घर जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा खाएगा, ज्यादा फर्नीचर, ज्यादा यूटिलिटीज, ज्यादा रखरखाव, ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स। इस पर विचार करें, एक घर जो 25% छोटा होता है उसे बनाए रखने और चलाने में अक्सर 40% कम खर्च आता है। यह वह कैश फ्लो है जिसे आप मासिक रूप से निवेश कर सकते हैं। आपको बेचना ही पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। हालांकि घर छोटा करना आपके वित्त के लिए परिवर्तनकारी हो सकता है, लेकिन कम से कम इस बारे में ईमानदार रहें कि आपका घर आपकी दौलत बना रहा है या उसे खत्म कर रहा है। लेकिन आपके वित्त पर एक और भी कपटी बोझ है जिसके लिए लाखों भारतीय हर महीने स्वेच्छा से भुगतान करते हैं। छठी सबसे बुरी संपत्ति, क्रेडिट कार्ड का ब्याज। कल्पना कीजिए कि आप हर महीने 15 से 20 हजार रुपए का भुगतान कर रहे हैं और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, न कोई उत्पाद, न कोई सेवा, बस पैसे उधार लेने का सौभाग्य। क्रेडिट कार्ड का ब्याज ठीक यही है, आपकी पिछली खरीदारियों का एक सब्सक्रिप्शन जो आपकी भविष्य की आय से वित्त पोषित होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड का कर्ज सिर्फ बैलेंस है जिसे वे आखिरकार चुका ही देंगे, लेकिन 18 से 24% ब्याज पर 5 लाख रुपए का बैलेंस कब 10 लाख रुपए बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। यह उस चीज के लिए दोगुनी कीमत है जिसे आप शायद याद भी नहीं रखते, यहां तक कि खरीदने की बात भी याद नहीं रहती। लेकिन सबसे शातिर हिस्सा है मिनिमम पेमेंट, जो जानबूझकर आपको दशकों तक कर्ज में फंसाए रखने के लिए बनाए गए हैं। 5,000 रुपए के बैलेंस पर सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते रहिए और इसे चुकाने में आपको 20 साल से ज्यादा और 12,000 रुपए से भी ज्यादा खर्च करने पर ढेंगे। क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे रही, वे आपको सुविधा के भेस में एक जाल बेच रही हैं। आजादी चाहते हैं तो एवलांच मेथड का इस्तेमाल करें, सबसे ज्यादा ब्याज वाले कार्ड पर ज्यादा भुगतान करें और बाकी पर मिनिमम से ऊपर का हर रुपया भविष्य के ब्याज को काटता है। 20% वाले कार्ड को चुकाना ऐसा है जैसे आपको अपने पैसे पर 20% का गारंटीड रिटर्न मिल रहा हो। जरा शेयर बाजार में ऐसा रिटर्न ढूंढ कर दिखाइए। लेकिन क्रेडिट कार्ड जितने महंगे हैं, एक और वित्तीय बोझ है जो शायद दशकों तक आपकी गर्दन पर लटका रह सकता है। 7वीं सबसे बुरी संपत्ति, ऐसी डिग्रियां जो कमाई न दें। आपको बताया गया था कि कॉलेज जाना सही कदम है, कोई भी डिग्री किसी भी कीमत पर, लेकिन आज आप 10, 20, शायद 30 साल बाद भी वहीं हैं और वह डिप्लोमा अभी तक अपनी कीमत नहीं चुका पाया है। यह कोई निवेश नहीं, यह फ्रेम में लटकी एक देनदारी है। हर शिक्षा एक जैसी नहीं होती। 40,000 रुपये की सैलरी सीमा वाली 1 लाख रुपये की डिग्री निवेश पर बहुत बुरा रिटर्न है। इससे भी बुरी बात यह है कि कई लोग 40 और 50 की उम्र में भी स्टूडेंट लोन चुका रहे होते हैं और साथ ही अपने बच्चों के लोन के लिए कोसाइनर भी बन रहे होते हैं। इस चक्र को जारी रखते हुए अपने या अपने बच्चों के लिए कोई और लोन साइन करने से पहले असली आंकड़ों पर गौर करें। उस क्षेत्र में औसत शुरुआती सैलरी क्या है, ब्याज सहित कुल लागत क्या है, ROI क्या है। कभी कभी कोई सर्टिफिकेशन, ट्रेड स्कूल या 2 साल का प्रोग्राम कर्ज के एक छोटे से हिस्से के साथ बेहतर परिणाम देता है। मैं उत्सुक हूं, वह सबसे अच्छी वित्तीय सलाह क्या है जो आप चाहते हैं कि आपको शिक्षा या घर खरीदने जैसे बड़े पैसे के फैसले लेने से पहले मिली होती। अपनी बुद्धिमानी कमेंट्स में साझा करें।
आपका अनुभव किसी और को महंगी गलती करने से बचा सकता है। हम एक दूसरे की यात्राओं से ही सबसे अच्छा सीखते हैं, है ना? विकल्पों पर गौर करें। ट्रांसफर करने से पहले 2 साल के लिए कम्युनिटी कॉलेज, प्राइवेट के बजाय राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय या एम्प्लॉयर द्वारा दी जाने वाली ट्यूशन सहायता कार्यक्रम। लक्ष्य शिक्षा से बचना नहीं है, बल्कि ऐसे शैक्षिक कर्ज से बचना है जो आय वृद्धि में तब्दील न हो। लेकिन जितनी बुरी एक महंगी डिग्री हो सकती है, एक और निवेश है जिसे वित्तीय सलाहकार बेचना पसंद करते हैं, जो चुपचाप आपकी दौलत को खत्म कर रहा हो सकता है। 8वीं सबसे बुरी संपत्ति, होल लाइफ इंश्योरेंस। उन्होंने आपको बताया कि यह बीमा और निवेश दोनों है, सुरक्षा और विकास एक ही शानदार पैकेज में। जो उन्होंने नहीं बताया वह यह है कि यह दौलत बनाने के अब तक के सबसे महंगे, सबसे धीमे तरीकों में से एक है। होल लाइफ इंश्योरेंस कागज पर तो स्मार्ट लगता है, लेकिन इस पिच के पीछे है ऊंची फीस, कम रिटर्न और पहले कुछ वर्षों में लगभग कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। आप जो भुगतान करते हैं उसका अधिकांश हिस्सा कमीशन में चला जाता है। हो सकता है आप 10 साल तक योगदान दें और आपके पास जमा की गई राशि से भी कम कैश वैल्यू हो। रिटर्न आमतौर पर फीस से पहले सालाना 2 से 4% होता है। इस बीच बीमा कंपनी आपके प्रीमियम को ज्यादा प्रदर्शन करने वाली संपत्तियों में निवेश करती है और मुनाफे का अंतर अपनी जेब में रखती है। यह निवेश के साथ बीमा नहीं है, यह महंगे बीमा में लिपटा हुआ एक बुरा निवेश है। समझदारी भरा कदम है टर्म लाइफ इंश्योरेंस खरीदना। यह 5 से 10 गुना सस्ता है और अंतर को कम लागत वाले इंडेक्स फंड में निवेश करें। एक 35 वर्षीय व्यक्ति 5 लाख रुपये के टर्म कवरेज के लिए 30 रुपये प्रति माह का भुगतान कर सकता है, जबकि उसी होल लाइफ कवरेज के लिए 300 रुपये प्रति माह। उस 270 रुपये के अंतर को 30 वर्षों तक 8% पर मासिक निवेश करने पर आपको 4 लाख रुपये से अधिक मिलेंगे, जो ज्यादातर होल लाइफ पॉलिसियों से कहीं ज्यादा है। यदि आपके पास पहले से होल लाइफ है तो सिर्फ फीस लेने वाले फाइनेंशियल प्लानर से बात करें, न कि उससे जो कमीशन कमाता है। हो सकता है आप 1035 एक्सचेंज या अन्य रणनीतियों के माध्यम से अपनी स्थिति को बचा सकें, लेकिन महंगा बीमा ही एकमात्र तरीका नहीं है जिससे आपके अच्छे इरादे आपके वित्त को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कभी कभी यह आपके सबसे करीबी लोग होते हैं। 9वीं सबसे बुरी संपत्ति, वयस्क बच्चों का भरण पोषण करना। आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, आप उनके लिए कुछ भी करेंगे, भले ही वे अब बड़े हो गए हों। इसलिए आप किराए, बीमा, शायद उनके क्रेडिट कार्ड बिल में भी मदद करते हैं। यह सही लगता है जब तक कि एक दिन आपको एहसास न हो कि आप अपनी रिटायरमेंट की बचत से उनकी जीवन शैली का खर्च उठा रहे हैं। यहां काडीडीडीटवा सच है, बिना किसी सीमा के दिया गया हर रुपया वह रुपया है जो आपके भविष्य के लिए कंपाउंड नहीं हो रहा है। जब हम बार बार अपने वयस्क बच्चों को बचाते हैं तो हम उनसे वह दबाव छीन लेते हैं जो स्वतंत्रता और लचीलापन बनाता है। यह मदद अक्सर अस्थायी रूप से शुरू होती है, लेकिन एक शांत वित्तीय रिसाव में बदल जाती है, जो आपकी सुरक्षा को खत्म कर देती है और उन्हें अपनी सुरक्षा विकसित करने से रोकती है। मैंने माता पिता को सक्षम वयस्क बच्चों का समर्थन करने के लिए रिटायरमेंट खातों से 50,000 रुपये तक निकालते देखा है, वह पैसा जो कभी वापस नहीं आ सकता। स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें। यदि आप मदद करना चाहते हैं तो इसे अपने मासिक बजट का हिस्सा बनाएं, किसी भी अन्य सीमित श्रेणी की तरह। इससे भी बेहतर नकद देने के बजाय कौशल निर्माण में मदद करने या विशिष्ट लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए मैचिंग फंड दें। उदाहरण के लिए, उनके किराए को कवर करने के बजाय उनके स्टूडेंट लोन भुगतान का मिलान करें, या उनके फोन बिल का भुगतान करने के बजाय उनके 401 के योगदान का मिलान करें। याद रखें, अपनी रिटायरमेंट की रक्षा करना स्वार्थी नहीं है। यदि आपके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो अनुमान लगाइए कि आपके लिए आर्थिक रूप से कौन जिम्मेदार होगा। वही बच्चे जिनका आप अभी समर्थन कर रहे हैं। उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करें, उन्हें ढोएं नहीं। लेकिन भले ही आपने इन सभी जालों से परहेज किया हो, फिर भी एक और खर्च है जो चुपचाप आपके धन निर्माण को मार रहा है। 10वीं सबसे बुरी संपत्ति, टेक अपग्रेड की अंतहीन दौड़ डेच।
एक नया आईफोन लॉन्च होता है, थोड़ी बेहतर कैमरा, ज्यादा चमकदार स्क्रीन। अचानक आपका पूरी तरह से काम करने वाला फोन पुराना लगने लगता है। आप ट्रेड इन करते हैं, अपग्रेड करते हैं, फिर से फाइनेंस करते हैं। अगले साल यही चक्र दोहराता है। क्या यह जाना पहचाना लगता है? टेक कंपनियों ने जानबूझकर असंतोष पैदा करने की कला में महारत हासिल कर ली है। उन्हें आपके डिवाइस के टूटने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस यह महसूस कराने की जरूरत है कि वे अब पर्याप्त नहीं हैं। और हर बार जब आप उनकी बातों में आते हैं तो आप ऐसी चीज को बदलने के लिए सैकड़ों या हजारों रुपए खर्च कर रहे होते हैं जो अभी भी पूरी तरह से काम कर रही है। यह सिर्फ फोन, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट होम गैजेट्स नहीं है। औसत भारतीय परिवार नई तकनीक पर सालाना 1200 रुपए से अधिक खर्च करता है। दशकों में फैला यह खर्च लाखों की संभावित दौलत है जो तकनीक में मामूली सुधारों के लिए हवा हो जाती है, जिनका मूल्य तुरंत घट जाता है। समाधान: तकनीक का तब तक उपयोग करें जब तक वह वास्तव में आपके जीवन या व्यवसाय को सीमित न करने लगे, न कि तब जब वह कूल दिखना बंद कर दे। जब आप अपग्रेड करें तो एक पीढ़ी पीछे रिफर्बिश्ड या खास सेल्स के दौरान खरीदें। 10 वर्षों में होने वाली बचत आसानी से एक वेकेशन प्रॉपर्टी के डाउन पेमेंट या बच्चे की कॉलेज शिक्षा के एक महत्वपूर्ण हिस्से को फंड कर सकती है। लेकिन जितने बेकार लगातार टेक अपग्रेड होते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा शातिर दौलत को नष्ट करने वाली एक चीज है जिसमें लाखों भारतीय हर हफ्ते स्वेच्छा से भाग लेते हैं। 11वीं सबसे बुरी संपत्ति, लॉटरी और जुआ। आप एक टिकट खरीदते हैं, बस कुछ रुपए का, फिर आप अपनी नौकरी छोड़ने, घर का कर्ज चुकाने, दुनिया घूमने की कल्पना करने लगते हैं। यह हानि रहित मजा है ना? लेकिन असली कीमत सिर्फ पैसा नहीं है, यह दौलत बनाने की मानसिकता है जिसे यह नष्ट कर देता है। भारतीय सालाना लॉटरी टिकटों पर 100 अरब रुपये से अधिक खर्च करते हैं। किताबों, संगीत और फिल्मों को मिलाकर भी इससे ज्यादा। पावरबॉल के लिए जीतने की संभावना लगभग 30 करोड़ में एक है। सौर ग्रहण के दौरान शार्क द्वारा हमला किए जाने पर बिजली गिरने की संभावना इससे ज्यादा है। जाल सिर्फ खोया हुआ पैसा नहीं है, यह उम्मीद की लत है। आप रातों रात अमीर बनने के भ्रम को पालने के लिए असली रुपये खर्च कर रहे हैं, बजाय इसके कि उस पैसे का इस्तेमाल धीरे धीरे और मजबूती से दौलत बनाने में करें। हर लॉटरी टिकट वित्तीय अनुशासन और कंपाउंड इंटरेस्ट के खिलाफ एक छोटा सा वोट है। एक क्लाइंट ने 1 साल तक अपने कभी कभार होने वाले जुए और लॉटरी खर्च को ट्रैक किया। यह कुल 3,740 रुपये था। अगर उसने 30 से 65 साल की उम्र तक सालाना इतनी ही राशि 7% के मामूली रिटर्न पर निवेश की होती तो रिटायरमेंट में उसके पास अतिरिक्त 5,18,000 रुपये होते। यह उस हानि रहित आदत की असली कीमत है। संभावना का वह रोमांच चाहते हैं? इसे दूसरी दिशा दें। एकॉर्न्स जैसे माइक्रो इन्वेस्टिंग ऐप का उपयोग करें या उस साप्ताहिक 10 रुपये को डिविडेंड फंड में डालें। समय के साथ यह आदत न केवल आपको सपने दिखाएगी, बल्कि यह आपको जागते रहने के लिए भुगतान भी करेगी। लेकिन एक अंतिम वित्तीय गलती है जो शायद अभी आपके चेकिंग अकाउंट में बैठी हो। 12वीं सबसे बुरी संपत्ति, वह इमरजेंसी फंड जो असल में इमरजेंसी फंड है ही नहीं। आपने 5,000 रुपये या 10,000 रुपये बचा रखे हैं बस किसी भी स्थिति के लिए। अच्छा लगता है ना? लेकिन वह पैसा कहां रखा है? अगर यह आपके चेकिंग अकाउंट में मिला हुआ है या किसी बड़े बैंक में 0.01% ब्याज कमा रहा है, तो यह आपकी रक्षा नहीं कर रहा है। यह चुपचाप खत्म हो रहा है, जबकि महंगाई इसे धीरे धीरे खा रही है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोगों के पास इमरजेंसी फंड नहीं होता। उनके पास अतिरिक्त पैसा होता है जो अगली गैर आपातकालीन स्थिति पर खर्च होने के लिए तैयार रहता है, जो जरूरी लगती है। अगर यह अलग नहीं है तो यह सुरक्षित नहीं है, और अगर यह बढ़ नहीं रहा है तो यह धीरे धीरे मर रहा है। एक असली इमरजेंसी फंड का एक स्थान, एक उद्देश्य और सीमाएं होती हैं। इसे तब तक छूना भी नहीं है जब तक कि जिंदगी आपको जोर का झटका न दे। नौकरी छूटना, चिकित्सा आपातकाल, घर की जरूरी मरम्मत, न कि कोई सेल, न कोई छुट्टी, न इसलिए कि आप इसके हकदार हैं। अपने इमरजेंसी पैसे को अपने दैनिक बैंकिंग से अलग
एक हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में ले जाएं। कई ऑनलाइन बैंक अब 4% से अधिक ब्याज देते हैं, जबकि बड़े बैंकों का दयनीय 0.01%। 10,000 रुपए के इमरजेंसी फंड पर यह सालाना 1,000 रुपए कमाने बनाम 400 रुपए से अधिक कमाने का अंतर है। स्पष्ट नियम बनाएं कि वास्तविक आपातकाल क्या है। उन्हें लिखें, अपने जीवन साथी या साथी के साथ साझा करें। यह मानसिक बाढ़ नकदी को खर्च के लिए उपलब्ध होने से वास्तविक सुरक्षा में बदल देती है, जो आपके वित्तीय आत्मविश्वास का निर्माण करती है और मामूली रूप से बढ़ती भी रहती है। क्योंकि दौलत बनाने का सच यही है, यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप किस में निवेश करते हैं, यह इस बारे में भी है कि आप किन चीजों से बचते हैं। मैं जिन सबसे सफल लोगों को जानता हूं, वे सिर्फ पैसा बनाने में अच्छे नहीं हैं, वे इन 12 दौलत को नष्ट करने वाली संपत्तियों पर पैसा न गंवाने में माहिर हैं, जिन्हें ज्यादातर भारतीय सामान्य मानते हैं। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, 1 से 10 के पैमाने पर यह जानकारी आपके लिए कितनी मूल्यवान थी, और इनमें से कौन से दौलत के दुश्मनों से आप सबसे पहले निपटेंगे? अपनी रेटिंग और अपना पहला लक्ष्य कमेंट्स में बताएं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके फीडबैक से प्रोबफेट HQ अनापात पर मेरे भविष्य के वीडियो को आकार मिलता है। साथ ही आपकी प्रतिबद्धता देखकर शायद कोई और भी सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता की ओर पहला कदम उठाने के लिए प्रेरित हो। याद रखें, इन जालों को जानना तो आधी लड़ाई है, कदम उठाना ही उन लोगों को अलग करता है जो वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं और जो वास्तव में इसे हासिल करते हैं। आप कौन सा पक्ष चुनेंगे?